सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी की इंटरनेट पर अगर देखा जाए तो बहुत सारी डेफिनेशंस देखने को मिलती हैं, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छी लगी, जिसकी सबसे ज़्यादा समझ आई, वो ये थी कि इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा फिनोमिना है, एक ऐसा फिज़िकल फिनोमिना है जिसमें चार्जेस की इंटरेक्शन होती है या जिसमें चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं, चार्जेस अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। मैं अब आपको वो फिनोमिनास बताऊंगा जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का रोल प्ले हो रहा है। सबसे पहले अगर आप देखें स्काई लाइटनिंग, आसमान पे जो बिजली चमकती है, तो वहाँ भी सारा रोल चार्जेस का है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी है। आपके घरों में वायर के ज़रिए से जो अंदर आ रही है वो भी चार्जेस का रोल है, तो उसको भी हम इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। ये जो मैंने बोर्ड पर मार्कर से लिखा है, मेरी स्याही इसके साथ चिपक गई है, तो यहाँ पर भी चार्जेस का रोल है, इसको भी हम इलेक्ट्रिसिटी का नाम देंगे। इसके बाद दीवार पर हम जो पेंट करते हैं तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी का फिनोमिना है, जिसकी वजह से पेंट दीवार के साथ चिपक जाता है। अगर हम एक एक्सपेरिमेंट करें, एक कॉम्ब लें, उसको अपने बालों के साथ रब करें, उसके बाद वो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को खींचना शुरू कर देता है, ये फिनोमिना भी इलेक्ट्रिसिटी है। इसके बाद जो रोड पर आप गाड़ी चलाते हैं, जो फ्रिक्शन होती है, वहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी का रोल प्ले हो रहा होता है। इसके बाद आप दीवार में नेल लगाते हैं, कील लगाते हैं, वो दीवार के साथ जकड़ जाता है, वहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी का रोल होता है। कोई चीज़ जो हमने छत के साथ लटकाई हुई है तो वहाँ भी चार्जेस का रोल है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी है। इसके बाद केमिकल बॉन्ड की बात करें तो वहाँ भी सारा रोल चार्जेस की इंटरेक्शन का है, तो वो भी फिनोमिनास को हम इलेक्ट्रिसिटी का नाम देंगे। इसके बाद आपकी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, ये छोटे छोटे सेल्स से मिलके बनी हुई है। सेल्स सारे आपस में जुड़े हुए हैं, तो जो इनको ताकत जोड़ के रखती है वो चार्जेस हैं। चार्जेस की इंटरेक्शन को हम इलेक्ट्रिसिटी का नाम देंगे। आपकी पूरी ज़मीन एटम्स से मिलके बनी हुई है, एटम्स को आपस में किसने जोड़ के रखा है, तो उसके पीछे रोल किसका है, चार्जेस का। ये फिनोमिना भी इलेक्ट्रिसिटी है। इसके बाद आपके बॉडी पर आपके कपड़े चिपक जाते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रिक क्लिंग का नाम देते हैं, तो ये भी एक इलेक्ट्रिसिटी है। तो मैंने आपको वो फिनोमिनास बताए जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का रोल प्ले हो रहा होता है। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी को हम दो हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। एक होती है आपके पास करंट इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी आपके पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी वहाँ होती है जहाँ चार्जेस मोशन में होते हैं, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है ये वहाँ पे हम इसको डिस्कस करते हैं जहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स रेस्ट में होते हैं। हम दोनों को स्टडी करेंगे। जो चैप्टर नंबर 13 है उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस किया जाएगा। आप इस दुनिया में कोई भी जो चार्ज पार्टिकल को देखते हैं, या तो वो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में मिलेगा या वो चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा। तो मोशन की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी चार्ज पार्टिकल जो इस दुनिया में आप देखते हैं वो या तो आपको रेस्ट में मिलेगा या चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा। मोशन की आगे दो टाइप्स हैं, यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा कौन सा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में उस चीज़ का एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, यानी उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा होता, और जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसमें उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, मतलब उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होता। ओके। जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है तो उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ उसके पास खूबियाँ होती हैं। जैसे अल्लाह ताला ने हर चीज़ को कुछ ना कुछ खूबियाँ दी हैं। सन को खूबी दी है हीट निकाले, लाइट निकाले। आँखों को खूबी दी है कि ये देख सकें। कानों को प्रॉपर्टी दी है कि ये सुन सके। नाक को ये प्रॉपर्टी दी है कि ये सूंघ सके। इसी तरह जो रुका हुआ चार्ज है इसको भी अल्लाह ताला ने कुछ खूबियाँ दे रखी हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। इसके बाद जब चार्ज पार्टिकल मोशन में आता है तो उसके पास और भी खूबियाँ पैदा हो जाती हैं। जो रेस्ट में होता है वो वाली खूबियाँ भी रहती हैं। जब चार्ज पार्टिकल चलने लगता है तो उसके पास नई प्रॉपर्टीज़, नई खूबियाँ डेवलप हो जाती हैं। वो एक मकनातीस बन जाता है। इसके बाद अगर चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन से चलता है फिर खूबियाँ अलग हैं। अगर चार्ज पार्टिकल के अंदर एक्सेलरेशन पैदा हो जाए,
अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी में तब्दीली करना शुरू कर दें तो फिर एक नई किस्म की खूबियां डेवलप होती हैं और उस चार्ज से रेडिएशंस निकलना शुरू हो जाती हैं। तो हम चार्जेस की रेस्ट वाली प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी करेंगे और जब चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में होता है वो वाली प्रॉपर्टीज़ भी हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 13 में। और इसके बाद जब चार्ज पार्टिकल के अंदर एक्सेलरेशन पैदा होता है, उसकी वेलोसिटी को तब्दील किया जाता है, तो उससे रेडिएशंस निकलना शुरू हो जाती हैं, उसको हम चैप्टर नंबर 16 में स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में हमारा आर्टिकल है चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट। नेक्स्ट टर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये किसको कहते हैं? ये दो लफ्ज़ों से मिलके बना है। इलेक्ट्रो मीन चार्ज और स्टैटिक्स मीन रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? ये ब्रांच है एक फिजिक्स की। इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं चार्जेस को। शर्त क्या लगा दी? चार्जेस किस हालत में होने चाहिए? रेस्ट की हालत में। और इसके अंदर हम मूविंग चार्जेस को स्टडी नहीं करेंगे, इसमें हम एक्सेलरेटेड चार्जेस को स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि जब चार्ज पार्टिकल मोशन में आता है उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं, उनको हम अलग चैप्टर में स्टडी करेंगे। इसके बाद आपके पास चार्जेस की टाइप्स कितनी होती हैं, हमें ये जानना है कि चार्जेस की टाइप्स कितनी होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं चार्जेस की दो टाइप्स हैं। एक टाइप का नाम होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरी टाइप का नाम होता है नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। अब चार्ज का नाम किसने रखा? एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने इसको नाम दिया पॉजिटिव चार्ज और एक को नाम दिया नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पैदा होता है कि चार्जेस के नाम अपने नाम से रख लेता, एक का नाम बेंजामिन रख लेता, दूसरे का नाम फ्रैंकलिन रख लेता, लेकिन उसने ये मैथमेटिकल नाम क्यों दिए? तो उसने इसलिए नाम दिए जैसे मैथ में +5 हो और -5 हो, दोनों को ऐड करें +5 और -5 को, तो जवाब कितना आता है? 0। इसी तरह जब दो चार्जेस को एक पॉजिटिव चार्ज हो दूसरा नेगेटिव चार्ज हो, दोनों को ऐड करने से जवाब कितना आता है? 0। तो इसीलिए चार्जेस के नाम मैथमेटिकल नाम रखे गए, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। इसके बाद हमें ये स्टडी करना है कि आखिर चार्ज है क्या, आखिर चार्ज किसी बॉडी पे कैसे आता है, हम किसी बॉडी को कब कहेंगे कि इस बॉडी पे चार्ज है। तो एक चीज़ समझ लें, आपकी जो पूरी दुनिया है ये दो चीज़ों से बनी हुई है। इसमें एक चीज़ मैटर है और दूसरी चीज़ रेडिएशंस हैं या एनर्जी है। दुनिया के अंदर जितना भी मैटर है वो एटम से मिलके बना हुआ है। और एटम्स क्या चीज़ है? आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है। एटम के अंदर बेसिकली दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ होती है उस एटम का न्यूक्लियस जो सेंटर में मौजूद होता है, और एक चीज़ होती है जो उसके गिर्द ऐसे ऐसे चक्कर लगाती है। जो ये चीज़ है इसको हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं, और ये चीज़ जो यहाँ पे चक्कर लगा रही है इसको हम इलेक्ट्रॉन का नाम देंगे। अगर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। अब जब हमने न्यूक्लियस को अंदर से स्टडी किया तो पता चला न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें होती हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो पॉजिटिव नेगेटिव का क्राइटेरिया दिया हुआ था उस दौर में, उस क्राइटेरिया को अप्लाई करके हमने चेक किया, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, और जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो ऑक्सीजन का एटम होता है, ऑक्सीजन के एटम के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 8 ही प्रोटॉन्स होते हैं। ओके, तो हमें एक बात का इल्म आ गया कि प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है। और इसके बाद जब चार्ज की मेजरमेंट हुई, जिसको मिलीकॉन ने मेजर किया, प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है +1.6 × 10⁻⁻19, और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो -1.6 × 10⁻⁻19। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ज़्यादा कौन सा है, तो यहाँ पे आपने ये नहीं कहना कि पॉजिटिव वाली रकम बड़ी होती है वो ज़्यादा। नो, हर जगह पर पॉजिटिव और नेगेटिव के मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं। कभी कभार पॉजिटिव का मतलब बड़ा और नेगेटिव का मतलब छोटा भी होता है,
लेकिन कहीं पे पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन के लिए होते हैं और कहीं पे पॉजिटिव नेगेटिव का पर्पस उनकी नेचर को रिप्रेजेंट करना है। इस तरह जहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव आए तो वहाँ उस सिचुएशन के मुताबिक आपको डिफाइन करना पड़ता है कि पॉजिटिव नेगेटिव के क्या मीनिंग्स हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ पॉजिटिव नेगेटिव के मीनिंग्स, इनकी अपोजिट नेचर है। अब यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि मैग्नीट्यूड किसकी ज़्यादा है, तो आंसर है दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। ये नहीं कहना कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज़्यादा है या प्रोटॉन का चार्ज ज़्यादा है। अगर हम इसको ज़ाहिर करें तो इसको ज़ाहिर करने का एक मेथड बनाया गया कि ये जो वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसको हम E से रिप्रेजेंट करेंगे। प्रोटॉन पर चार्ज कितना है, +1e, ठीक है। और 1e कितना होता है, 1e बराबर है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है तो वो है -1e। प्रोटॉन पर चार्ज कितना है, +1e, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, -1e। अगर मैं पूछूं ज़्यादा कौन है तो आंसर है दोनों सेम है। जितना चार्ज प्रोटॉन पे है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है। इस पे कितना है, प्रोटॉन पे कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे भी कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बस प्रोटॉन के लिए प्लस का लफ्ज़ यूज़ किया जाएगा और इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस का वर्ड यूज़ किया जाएगा। ओके, अब इसके बाद जब हमने एटम की स्ट्रक्चर को स्टडी किया तो पता चला किसी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब किसी ने पूछा बताओ इस ऑक्सीजन के एटम पर कितना चार्ज है, तो किसी भी चीज़ का टोटल चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टोटल चार्ज जो होता है एटम पे वो बराबर है इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज प्लस उसके अंदर कौन सी चीज़ है, प्रोटॉन का चार्ज। तो अगर मैं ऑक्सीजन की एग्जांपल लूँ, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, 8। प्रोटॉन्स भी कितने होते हैं, 8। और इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कितना होता है, -1e। 8 इलेक्ट्रॉन्स पर कितना होगा, -8e। और एक प्रोटॉन पे कितना होता है, +1e। और 8 प्रोटॉन्स पे कितना होगा, +8e। तो जब मैंने दोनों को जमा किया आंसर कितना आया, 0। हम क्या कह सकते हैं, कोई भी एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब उस पर टोटल चार्ज 0 है। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ किसी एटम पर टोटल चार्ज कितना है तो आप क्या आंसर देंगे, 0। अगर मैं पूछूं क्या किसी एटम के अंदर चार्जेस होते हैं तो आप कहेंगे यस, एटम के अंदर पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं, एटम के अंदर नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं। अगर मैं लफ्ज़ पूछूं कि चार्जेस होते हैं इसके अंदर तो आप कहेंगे यस। अगर मैं पूछूं किसी एटम पे टोटल चार्ज कितना है तो फिर आंसर क्या आएगा, 0। जो हम लफ्ज़ बोलते हैं कि एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल है, इसका मतलब एटम पर नेट चार्ज या टोटल चार्ज 0 है, क्योंकि जितना उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव है। जब हम दोनों को टोटल करते हैं तो आंसर कितना आता है, 0। तो आपकी दुनिया में हर चीज़ किससे मिलकर बनी हुई है, तो आंसर है हर चीज़ जो है हमारी दुनिया में वो एटम से मिलकर बनी हुई है। और एटम जो है वो न्यूट्रल है, तो अगर एक एटम न्यूट्रल है तो 2 एटम भी न्यूट्रल, 3 एटम भी न्यूट्रल, 4 एटम भी न्यूट्रल, लाखों करोड़ों अरबों एटम्स भी क्या होंगे, न्यूट्रल। तो आपकी पूरी जो ज़मीन है या पूरी जो कायनात है उस पर टोटल चार्ज कितना है, 0। चार्ज ऑन द वर्ल्ड और यूनिवर्स इज़ 0। अब वही हमारा क्वेश्चन कि किसी एटम पर चार्ज कैसे आएगा, कोई चीज़ पर हम चार्ज कैसे जनरेट कर पाएंगे जबकि एटम तो न्यूट्रल है। तो देखिए एटम न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि जितना उसके अंदर नेगेटिव चार्ज है उतना ही उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है। जब दोनों को टोटल करते हैं आंसर कितना आता है, 0। हमारे पास ये 2 रकमें हैं, आप चाहते हैं यहाँ पे कोई ना कोई आंसर आ जाए तो ये रकम बढ़ा दें या कम कर दें, या ये बढ़ा दें या कम कर दें। मतलब किसी एटम पे आपको अगर चार्ज पैदा करना है तो क्या करें, वो एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाए। देखो उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 ही प्रोटॉन थे,
जब दोनों को जमा किया जवाब कितना आया 0। जब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो यहाँ 8 की बजाय कितना आ जाएगा 9e और उस पर चार्ज कितना आ जाएगा -1e। तो इस तरह उस एटम पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने से -1e चार्ज आ जाता है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन के लूज़ करने की, तो इलेक्ट्रॉन जब एटम लूज़ करता है, हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन थे 8 प्रोटॉन थे। अब एक इलेक्ट्रॉन उसने बाहर दे दिया किसी को, जब दे दिया पीछे कितने रह गए 7। तो ये देखिए -7 + 8 कितना आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा +1e। तो ये आंसर आपके पास कौन सा आ जाएगा +1e। तो उस पे चार्ज आ जाएगा एटम पे +1e। सो क्या सीखा हमने कि जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन ले लिया जाता है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है और उसके ऊपर +1e चार्ज आ जाता है। इसके बाद और क्या मेथड है, अगर आपके पास जो एटम है वो प्रोटॉन को गेन कर ले, जब वो प्रोटॉन को गेन करेगा तो यहाँ पे जो तादाद है वो बढ़ जाएगी, 8 की बजाय 9e हो जाएगा, ये 9e है, ये 8e है, आंसर कितना आ जाएगा +1e। तो उस पर +1e चार्ज आ जाएगा। क्या हम प्रोटॉन ऐड कर सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर, आंसर है यस। क्या प्रोटॉन को रिमूव किया जा सकता है, आंसर है यस। हम इसको ऐड या रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल काम है, आम सिचुएशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। कि किसी भी एटम पे जो चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉन्स के आने से या इलेक्ट्रॉन्स के जाने से आता है। इसके बाद आपको मैं बताऊं कि इसको ऐड या रिमूव करने के, या प्रोटॉन को ऐड या रिमूव करने के 7 टेक्निक्स हो सकती हैं। वो 7 टेक्निक्स कौन सी हैं? पहली टेक्निक क्या है, 2 चीज़ों को ऐसे रबिंग करें, जैसे बालों पे आपने कॉम्ब को ऐसे रब किया, उसके ऊपर चार्ज आ गया जिसकी वजह से वो कागज़ के पीसेस को उठाने लगा। जब ऐसे रबिंग होती है तो एक मटेरियल्स अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, दूसरा मटेरियल उसको गेन कर लेता है। रबिंग से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाता है जिससे बॉडी पे चार्ज आ जाता है। दूसरा मेथड क्या होता है, हीटिंग। जब किसी बॉडी को हीट दी जाती है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन को जो न्यूक्लियस ने बांध के रखा होता है, जब इसको हीट मिलती है यहाँ से ये बाहर एस्केप हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो इसके ऊपर भी चार्ज आ जाता है। दूसरा मेथड मैंने आपको बता दिया, हीटिंग। तीसरा मेथड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको आप थोड़ा आगे जाके स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से भी आप इस एटम पे चार्ज पैदा कर सकते हैं। अगर हम हाई वोल्टेज लगा दें तो तब भी एटम पे चार्ज पैदा किया जा सकता है। इसके बाद एक्सरेज डाल के भी हम किसी एटम के ऊपर चार्ज पैदा कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में हमने मिलीकॉन मेथड पढ़ा हुआ है, तो एक्सरेज डालने से भी इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है जिसकी वजह से वो यहाँ से निकल जाता है और इस एटम के ऊपर चार्ज जनरेट हो जाता है। इसके बाद एक और मेथड है बाय इंडक्शन। हम इंडक्शन की मदद से भी किसी एटम के ऊपर चार्ज को जनरेट कर सकते हैं। इंडक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें हम बॉडी को बिना टच किए, बिना उसको कॉन्टैक्ट किए हम जो काम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन। इंडक्शन भी एक फिनोमिना है जो आपने मैट्रिक लेवल पे पढ़ा हुआ है। और इसके बाद एक एक्सेलरेटर होता है। एक्सेलरेटर की मदद से हम इसके अंदर प्रोटॉन ऐड कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉन ऐड या रिमूव कर सकते हैं। तो ये 7 टेक्निक्स हैं। रबिंग से चार्ज पैदा किया जा सकता है एटम पे, हीटिंग से, इलेक्ट्रिक फील्ड से, हाई वोल्टेज से, एक्सरे से, इंडक्शन मेथड से या एक्सेलरेटर की मदद से। एक्सेलरेटर की मदद से प्रोटॉन ऐड कर सकते हैं आप इसके अंदर, या प्रोटॉन इसके अंदर से रिमूव कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो ये 7 टेक्निक्स आपको मैंने सिखाई। अब टेक्निक जो भी हो आपकी चार्ज पैदा करने की, तो ये बात याद रखिए, काम इनमें से ही कोई होना है। चार्ज इसी तरह किसी एटम पर जनरेट होता है, लेकिन ये काम करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड, रिमूव, प्रोटॉन ऐड या रिमूव करने के लिए ये 7 टेक्निक्स आपके पास अवेलेबल हैं। जो भी आपको सूटेबल है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। हम अपनी बुक में हर टेक्निक को पढ़ेंगे, कभी रबिंग से पढ़ेंगे, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड से चार्ज पैदा करेंगे, कभी एक्सरेज डाल के हम एटम के ऊपर चार्ज को जनरेट करेंगे। तो ये मैंने आपको सिखाया कि किस तरह हम किसी न्यूट्रल एटम के ऊपर चार्ज को जनरेट करते हैं। इसके बाद आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम किसी बॉडी के ऊपर चार्ज को डिटेक्ट कैसे करें। चार्ज के बारे में पढ़ तो लिया,
लेकिन यार कोई ऐसी चीज़ भी तो होनी चाहिए ना जिससे हम चार्ज को डिटेक्ट कर सकें। कैसे पता चले? क्या आंखों से नज़र आ जाएगा चार्ज? क्या चार्ज के ऐसे सींग निकले होते हैं? आंसर नो। क्या चार्ज देखने में नीले कलर का होता है? आंसर नो। क्या चार्ज रेड कलर का होता है? नो। क्या चार्ज की खुशबू होती है? नो। क्या चार्ज को देख के डर आता है? तो आंसर है चार्ज को ऐसे आंखों से पहचाना नहीं जा सकता। इसको डिटेक्ट करने के लिए एक डिवाइस बनाई गई, उस डिवाइस का नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम पता चला सकते हैं आया कि इस बॉडी पर चार्ज है या नहीं, और दूसरे नंबर पे ये भी पता चला सकते हैं चार्ज पॉजिटिव नेचर का है या चार्ज नेगेटिव नेचर का है। सो दिस डिवाइस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रो मीन चार्ज, स्कोप मीन देखना, पता लगाना। इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज को देखने वाली डिवाइस। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। आपके पास ये एटम है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है जी, और ये इसका न्यूक्लियस है। पहला सवाल ये है कि अगर हम एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो उस पर चार्ज कितना आ जाएगा। ये देखो टोटल चार्ज बराबर होता है इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज प्लस प्रोटॉन्स का चार्ज। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, 8 माइनस 8e, प्रोटॉन्स कितने हैं 8 प्लस 8e, तो टोटल चार्ज कितना है 0। लेकिन जब हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, सोचो 2 इसमें ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 ऐड होके ये कितना आ जाएगा 10e, तो प्रोटॉन तो 8 ही हैं, तो जवाब कितना आ जाएगा -10e प्लस 8e, यहाँ पे कितना आ जाएगा -2e। यानी 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने से -2e चार्ज एटम के ऊपर डेवलप हो जाता है, क्योंकि वैसे न्यूट्रल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करने से -1e डेवलप होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने से -2e डेवलप हो जाएगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए जाएं तो 3 ऐड करने से -3e, तो आंसर कितना आएगा -3e। इसके बाद अगर हम रिमूव कर दें 2 इलेक्ट्रॉन, पीछे कितने बच जाएंगे -6e। ये प्रोटॉन तो कुछ भी नहीं किया प्रोटॉन के साथ, ये आंसर कितना आएगा +2e। तो एटम के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा +2e। इसके बाद अगला सवाल है, अगर हम 3 प्रोटॉन्स को रिमूव कर दें, देखो ज़रा 3 प्रोटॉन को रिमूव कर दें, ये देखें इलेक्ट्रॉन -8e ऐसे ही हैं, कोई रिमूव नहीं किया। प्रोटॉन 3 रिमूव कर दिए, 8 थे 3 रिमूव कर दिए, पीछे कितने बच गए 5e, तो कितना आंसर आएगा -3e। तो इस पे आंसर कितना आ जाएगा -3e। आपको जब भी पूछा जाए बताओ कितना चार्ज है, तो ये इक्वेशन जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका चार्ज लिख लो, जितने प्रोटॉन्स हैं उसका चार्ज लिख लो, जमा कर लो, आपको पता चल जाएगा कितना चार्ज आना है। अगर हम 3 प्रोटॉन्स ऐड कर दें और इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दें, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव करने हैं 2, और प्रोटॉन्स कितने ऐड करने हैं 3, बताओ आप चार्ज कितना आएगा। तो परेशान नहीं होना आप लोगों ने, यहाँ पे देखो ये 8 इलेक्ट्रॉन है 8 प्रोटॉन है, जवाब कितना है 0। कितने प्रोटॉन ऐड करने हैं 3, और इलेक्ट्रॉन कितने रिमूव करने हैं 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, तो 8 में से कितने रह गए -6e, 2 रिमूव हो गए 6 रह गए। प्रोटॉन कितने रिमूव किए हमने, प्रोटॉन कितने ऐड किए 3, पहले 8 थे 3 मज़ीद ऐड हो गए, कितने आ गए 11e, तो जवाब कितना आएगा यहाँ पे देखो -6e प्लस 11e, जवाब आएगा +5e। तो इसका आंसर आएगा +5e। देखो 3 प्रोटॉन ऐड हो गए तो +3e आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए इसके अंदर से, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होने से +2e आया, 3 प्रोटॉन ऐड करने से +3 आया, तो +2e +3e कितना आ गया +5e। ई का मतलब होता है, ई एक वैल्यू है जिसका मतलब होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम यूनिट होता है चार्ज का, जैसे टाइम का यूनिट सेकंड है, करंट का यूनिट एम्पेयर है, मैस का यूनिट किलोग्राम है, इसी तरह चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलम होता है। तो ई का मतलब होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब मैं अगर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, 1 प्रोटॉन भी ऐड कर दूं, यानी 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं 1 प्रोटॉन ऐड कर दूं, तो बताओ चार्ज कितना आएगा। 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा -9e, इतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और 1 प्रोटॉन ऐड कर दिया तो कितने आ गए 9e, जवाब कितना है 0।
यहाँ पे आपने सीखा कि कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो कितना चार्ज आता है, कितने प्रोटॉन ऐड करें तो कितना चार्ज आता है। जितने प्रोटॉन ऐड करते जाएंगे उतना प्लस चार्ज बढ़ता जाएगा, जितने प्रोटॉन रिमूव करते जाएंगे उतना प्लस चार्ज कम होता जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते जाएंगे उतना नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते जाएंगे उतना नेगेटिव चार्ज कम होता जाएगा। अगर आपको पता चलाना है कि टोटल चार्ज कितना है तो आप अपना दिमाग का इस्तेमाल ना कीजिए, बल्कि सिंपल आपके पास इक्वेशन है, जितने प्रोटॉन्स का चार्ज है वो ले लें प्लस जितना इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है वो ले लें, आंसर आपके पास आ जाएगा। ओके, तो ये इस तरह और भी एग्जांपल्स आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको सिखाना है चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज़, इसकी कुछ खूबियां हैं जो आपने सीखनी है। जैसे हर चीज़ की कोई ना कोई खूबी होती है, किसी की कोई खूबी है, किसी की कोई खूबी है। चार्जेस की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो नेचर ने चार्ज को दे रखी हैं, कुदरत ने चार्ज को दी हुई हैं। अगर आप पूछें कि इसके पीछे वजह क्या है तो कुछ वजूहात हम लोग जानते हैं और कुछ रीजंस हमें अभी तक अननोन है। सबसे पहली खूबी क्या है चार्जेस के पास, सुने कि सेम चार्जेस रिपेल करेंगे। ठीक है, सेम जात के होंगे तो रिपेल करेंगे। जैसे एक स्टूडेंट अच्छा स्टूडेंट दूसरे अच्छे स्टूडेंट को डिसलाइक करता है। अपोजिट चार्जेस होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। ये देखिए, नेगेटिव है, दूसरा भी नेगेटिव, दोनों सेम नेचर के हैं, रिपेल करते हैं। क्यों करते हैं वी डोंट नो, हमें नहीं पता, नेचर ने ऐसा बनाया है इनको। पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव है, तो क्या करते हैं, रिपेल। क्यों करते हैं वी डोंट नो, हमें नहीं पता, नेचर ने इनको ये प्रॉपर्टी दे रखी है। ये इनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि एक दूसरे को ये रिपेल करते हैं, ये भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। पास आने को अट्रैक्शन कहते हैं, दूर जाने को रिपल्जन कहते हैं। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं वो कौन से चार्जेस हैं जो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो आप बोलेंगे नेगेटिव को भी रिपेल करता है, पॉजिटिव को भी रिपेल करता है। वो कौन कौन से चार्जेस हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर मैं पूछूं कितनी पॉसिबिलिटीज हैं अट्रैक्ट करने की, तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कितनी पॉसिबिलिटी है चार्जेस के रिपल्जन की, तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक प्लस प्लस की, दूसरी माइनस माइनस की। तो इस तरह वो आपसे कोई भी सवाल पूछ सकता है। इसके बाद ये चार्जेस एक दूसरे को जो अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, अगर वो चार्जेस रेस्ट में हैं तो ये वाली फोर्स जो चार्जेस रेस्ट में एक दूसरे को लगाते हैं, इस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, या इस फोर्स का नाम सिंपली इलेक्ट्रिक फोर्स है। इलेक्ट्रो मीन चार्ज, स्टैटिक मीन साकन चार्जेस की फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स चार्जेस के दरमियान फोर्स, और इसके मीनिंग्स यही है कि चार्जेस एट रेस्ट, चार्जेस रेस्ट की हालत में होनी चाहिए। एक और खूबी दी अल्लाह ताला ने चार्ज को, उस खूबी का नाम है चार्ज कंजर्वेशन। आपने सीखना है चार्ज कंजर्वेशन क्या है। हमने फर्स्ट ईयर में एक चीज़ पढ़ी है एनर्जी कंजर्वेशन, एक हमने पढ़ा है मोमेंटम कंजर्वेशन। इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम देखते हैं कि वो चीज़ें कंजर्व रहती हैं। कंजर्व का मतलब है किसी चीज़ की वैल्यू जितनी है उतनी ही रहेगी, ना उससे बढ़ेगी ना उससे कम होगी। तो इस दुनिया में जितना भी चार्ज है वो कंजर्व है, ना चार्ज बढ़ सकता है ना चार्ज कम हो सकता है। अगर कोई आप नया चार्ज पैदा करेंगे भी, मिसाल के तौर पे आपने एक प्लस चार्ज पैदा कर लिया, आइंस्टाइन की इक्वेशन है E=mc², उसके मुताबिक हम एक पॉजिटिव चार्ज पैदा कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो पॉजिटिव चार्ज पैदा नहीं होगा, साथ उसका नेगेटिव चार्ज भी पैदा होगा। तो जितना पॉजिटिव पैदा हुआ उतना ही नेगेटिव पैदा हुआ, तो टोटल कितना पैदा हुआ, आंसर है 0। क्या चार्ज फौत हो सकता है, चार्ज की मर्ग हो सकती है, क्या चार्ज मर सकता है, क्या चार्ज की डेथ हो सकती है, यस। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाता है E=mc² के मुताबिक, वो चार्ज जो है एनर्जी में अगर बदल जाता है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज ने एनर्जी में बदलना है तो वहाँ पे उसको उतना ही नेगेटिव चार्ज भी चाहिए। यानी चार्ज अगर डिस्ट्रॉय होते हैं तो जितना पॉजिटिव डिस्ट्रॉय होता है उतना ही नेगेटिव डिस्ट्रॉय हुआ, तो टोटल कितना डिस्ट्रॉय हुआ, कुछ भी नहीं। जितना पॉजिटिव गया उतना नेगेटिव गया, टोटल कितना गया, 0। ना नया चार्ज पैदा किया जा सकता है और ना किसी चार्ज को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अगर पैदा भी होगा तो जितना प्लस है उतना ही नेगेटिव, टोटल कितना, 0।
अगर डिस्ट्रॉय भी होता है E = mc² के मुताबिक, जितना पॉजिटिव डिस्ट्रॉय होगा उतना ही नेगेटिव डिस्ट्रॉय होगा। इसको हम क्या बोलेंगे? चार्ज कंजर्वेशन। जितना नेचर ने चार्ज पैदा किया है टोटल चार्ज उतना ही रहेगा। ऐसा हमने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया है, एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है। इसके बाद यह चार्ज की एक और खूबी है, अल्लाह ताला ने चार्ज की एक और खूबी दे रखी है, उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या नाम है उसका? क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। चीज़ें दो तरह की होती हैं, एक होती है कंटिन्यूस वैल्यू, एक होती है क्वांटाइज्ड वैल्यू। ये एक अहम टर्म है, इसको ध्यान से समझना है। कंटिन्यूस वैल्यू किसको कहते हैं? मिसाल के तौर पर टेम्परेचर कितना हो सकता है? 20 डिग्री भी हो सकता है, 21 डिग्री भी हो सकता है, 21.5 भी हो सकता है, 21.3 भी हो सकता है, 25.4 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है, 29.2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 29.1234 भी हो सकता है, 27.218 कुछ भी हो सकता है। तो टेम्परेचर एक कंटिन्यूस क्वांटिटी है, जिसकी कोई भी वैल्यू पॉसिबल हो उसको हम कंटिन्यूस वैल्यू कहते हैं। और दूसरी चीज़ जिसकी हर वैल्यू पॉसिबल ना हो उसको हम क्वांटाइज्ड का नाम देते हैं, उसके लिए टर्म यूज़ की जाती है इट इज़ क्वांटाइज्ड। तो चार्ज क्या कंटिन्यूस है या क्वांटाइज्ड है? तो जब हमने इसके बारे में स्टडी किया तो पता चला कि चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होते हैं, क्योंकि चार्ज का तल्लक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन से होता है, और इलेक्ट्रॉन को हम काट के आधा नहीं कर सकते, प्रोटॉन को भी काट के हम आधा नहीं कर सकते। तो कम से कम जो आपका चार्ज है वो जितना इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स पे होता है उतना ही होता है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे दुनिया के सारे नोट ख़त्म हो गए हैं, सिर्फ 10 रुपये वाला नोट बचा, तो आपके पास कितने रुपये हो सकते हैं? 10 से तो कम हो नहीं सकते। कम से कम कितने हो सकते हैं? 10। फिर कितने हो सकते हैं? 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड सो ऑन। क्या आपके पास 85 हो सकते हैं? नो। क्या आपके पास 5 रुपये हो सकते हैं? नो। 5 क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि 10 को आधा नहीं किया जा सकता। आप ऐसे काट के आधा कर लें तो वो 5 रुपये नहीं बनने कि 10 रुपये को काट के आप आधा कर लें जी, 5 जय हो गए, 5 जय हो गए हैं। एक 10 रुपये का नोट लिया हो, एक 10 का आधा काट के ये लो जी 15 रुपये, तो ऐसे तो वो चलने नहीं, उसकी वैल्यू 0 है। तो जैसे आपके पास 10 रुपये वाले नोट हों सिर्फ, बाकी ख़त्म हो जाएं, तो 10 हो सकते हैं, 20, 30, क्योंकि 10 से छोटा कोई नहीं है। अगर 10 से छोटा होता तो फिर 15 भी हो सकते थे, 20 भी हो सकते थे, 25 भी हो सकते थे। इसी तरह कम से कम जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, जिसको हम 1e कहते हैं। तो किसी चीज़ पर भी जो चार्ज है या तो वो 1e हो सकता है, या 2e, या 3e, या 4e, 5e, 6e एंड सो ऑन। प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। आधा e नहीं हो सकता, पौना e नहीं हो सकता, 2.5e नहीं हो सकता, 3.7e नहीं हो सकता। ये चार्ज अलाउ नहीं है। कौन सा अलाउ है? 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e। क्योंकि चार्ज का तल्लक सारा किससे है? इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन को आधा नहीं किया जा सकता, प्रोटॉन को काट के आधा नहीं किया जा सकता। सो चार्ज इलेक्ट्रॉन से छोटा नहीं हो सकता, प्रोटॉन से भी छोटा नहीं हो सकता। तो ये था सारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर। इसमें हमने सारा क्या स्टडी किया है, मैं इसको एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ। हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़ है, ऐसा फिनोमिना जिसमें चार्जेस अपना रोल प्ले करते हैं। फिर इलेक्ट्रिसिटी की हमने 2 ब्रांचेस बनाई, एक होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी, दूसरी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी जहाँ चलते हुए चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जहाँ चार्जेस रेस्ट में होते हैं। हमारी ज़िंदगी में इलेक्ट्रिसिटी हर तरफ फैली हुई है, हमारी ज़िंदगी में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही ज़्यादा रोल है। इसके बाद हम लोग किसको स्टडी कर रहे थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या स्टडी किया जाता था? चार्जेस एट रेस्ट। चार्जेस की कितनी टाइप्स हैं? एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। चार्ज को नाम किसने दिया था? सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। चार्ज उसने कैसे नाम दिए? मैथमेटिकल नाम दिए, मैंने आपको इसकी रीज़न भी बताई। इसके बाद मैंने आपको सिखाया कि कोई भी दुनिया में जो चीज़ है वो एटम से मिलकर बनी हुई है। एटम के ऊपर टोटल चार्ज 0 होता है। एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव होता है। हम इसको न्यूट्रल मानते हैं, क्योंकि जितना पॉजिटिव होता है उतना ही
नेगेटिव होता है। अगर हम किसी एटम पे चार्ज पैदा करना चाहते हैं तो 4 मेथड आपको सिखाए, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, रिमूव कर दें, प्रोटॉन ऐड कर दें, रिमूव कर दें। अब इन 4 कामों को करने के लिए 7 टेक्निक्स मैंने आपको सिखाई कि ये टेक्निक ये इन टेक्निक से आप लोग क्या कर सकते हैं, इन 4 कामों में से कोई भी कर सकते हैं, जो भी सूटेबल होगा करेंगे। फिर चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए एक डिवाइस बताई जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप या गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसके बाद मैंने आपको ये चंद एग्जांपल्स बताई कि ये कब आएगा, इसको ऐड कर दें, इसको रिमूव कर दें, इतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, इतने प्रोटॉन ऐड कर दें, इतने रिमूव कर दें, इतने ऐड कर दें, चार्ज कितना आएगा। तो सादा सा मेथड था, जितने प्रोटॉन्स हैं वो चार्ज लिख लो, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लिख लो, जमा कर लो, जो भी जवाब आएगा वही टोटल चार्ज आ जाएगा। इसके बाद मैंने चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज आपके साथ डिस्कस की। सेम जात के हों रिपेल करेंगे, इनकी जात मुख्तलिफ हो तो अट्रैक्ट करेंगे। फिर ये जो फोर्स होती है चार्जेस के दरमियान, इस फोर्स का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। फिर इसके बाद चार्ज को अल्लाह ताला ने एक और खूबी से नवाजा है, व्हाट इज दैट, दैट इज चार्ज कंजर्वेशन। इस दुनिया में जितना अल्लाह ताला ने चार्ज पैदा किया है वो उतना ही रहेगा, ना नया चार्ज पैदा हो सकता है, ना कोई चार्ज डिस्ट्रॉय हो सकता है। टोटल चार्ज कितना पैदा किया अल्लाह ताला ने, 0। तो पूरी कायनात का चार्ज हमेशा 0 ही रहेगा। अगर पॉजिटिव पैदा होगा उतना नेगेटिव भी पैदा होगा। चार्ज क्वांटाइज्ड है, ये भी एक खूबी है। क्वांटाइज का मतलब मैंने आपको बताया कि इसकी हर वैल्यू मुमकिन नहीं है, चार्ज की कोई भी वैल्यू हो ये जरूरी नहीं है। चार्ज की अगर वैल्यू हो सकती है किसी बॉडी पे तो वो 1e हो सकती है, 2e हो सकती है, 3e हो सकती है, 4e हो सकती है, 5e हो सकती है एंड सो ऑन। ये प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है। चार्ज की हर वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। सो ये था सारा आज का लेक्चर। इसके बाद हम कल शुरू करेंगे कूलम्स लॉ, जिसको मैं तफसील से पढ़ाऊंगा और उसके एंड पे मैं उसके एंटी टेस्ट के एमसीक्यूज भी डिस्कस करूंगा और बहुत ही कंसेप्चुअल लेक्चर होगा। इंशाल्लाह वो हम कल को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।